हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा क्लास बीए 5th सेमेस्टर का पेपर लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लेकर है। विगत कई वीडियो में हमने लोक प्रशासन के प्रश्नों को हल किया है। आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। राजनीतिक तटस्थता से तात्पर्य क्या है? राजनीतिक तटस्थता लोक प्रशासकों के लिए सबसे बड़ी दुविधा होती है राजनीतिक रूप से तटस्थ होना। लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से जितने ही तटस्थ होगा वह सरकार की नीतियों को उतने ही अच्छे तरीके से क्रियान्वित करेगा। तो राजनीतिक तटस्थता से तात्पर्य क्या है? लोक सेवक राजनीति से निरपेक्ष रहें, सही है। राजनीति से निरपेक्ष रहेंगे तभी वो तटस्थ रहेंगे। राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष ढंग से कार्य करें, ये भी सही है। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो उसकी नीतियों का ईमानदारी से क्रियान्वयन करे, ये भी सही है। उपयुक्त सभी लोक प्रशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रूप ये होता है कि वह किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी से संबंधित न हो, बल्कि सरकार किसी भी पार्टी की बनती रहे, उनकी जो नीतियाँ होती हैं उनको वह क्रियान्वित करते रहे। तो यह तटस्थ लोक प्रशासक ही सरकार की नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वयन कर सकती है। उसमें राजनीतिक विचारधारा का पूर्वाग्रह नहीं होगा, जिसके कारण जो राजनीतिक स्थिरता है, शासन की स्टेबिलिटी है, शासन का जो उद्देश्य है वह आसानी तरीके से लोक प्रशासकों के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। यही राजनीतिक तटस्थता का मुख्य उद्देश्य होता है। विकसित देशों में, खासकर जो ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां राजनीतिक तटस्थता पूर्णतः प्राप्त है, और यह प्रश्न पूछता भी है और पूछा भी जाएगा कि कौन सा ऐसा देश है जहां के लोक प्रशासक राजनीतिक रूप से तटस्थ है, तो वह है ब्रिटेन। बाकी सारे देशों में, विकासशील देश और विकसित देशों में थोड़ा सा वायस जो लोक प्रशासक होते हैं उनमें राजनीतिक वायस या पूर्वाग्रह की स्थिति बनी जाती है। लेकिन ये समस्या है कि लोक प्रशासकों में तटस्थता की व्यवस्था को किसी तरीके से लागू किया जाए ताकि वह क्या करे, वह सरकार की नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वयन कर सके। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। लोक सेवा की तटस्थता संबंधी ब्रिटिश अवधारणा। लोक सेवा की तटस्थता संबंधी ब्रिटिश अवधारणा है, जनता को यह विश्वास होना चाहिए कि लोक सेवा सभी प्रकार की राजनीतिक पक्षपात से मुक्त है। ये जनता को विश्वास होना चाहिए। दूसरा, मंत्रियों को यह विश्वास होना चाहिए कि चाहे वह कोई भी दल सत्तारूढ़ हो, लोक सेवा निष्ठा उन्हें प्राप्त होती रहेगी। ये भी बात सही है। लोक सेवा में नैतिक साहस का आधार विश्वास है। को पदोन्नति तथा अन्य पुरस्कार राजनीतिक दृष्टिकोण या पक्षपातपूर्ण कार्यों पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि गुण मात्र पर निर्भर करते हैं। ये भी सही है। इसका आंसर भी जो है उपयुक्त सभी होगा। लोक सेवकों की तटस्थता संबंधी ब्रिटिश उपयुक्त सभी होगा। मास्टरमैन समिति का अभिमत है। ये मास्टरमैन समिति जो है ये ब्रिटेन में बनाई गई एक समिति है जिसका मुख्य उद्देश्य था लोक प्रशासकों में तटस्थता के भाव को कैसे बनाया जाए। इसी विषय पे इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो क्या है, ब्रिटिश लोक सेवा को तटस्थता का परित्याग कर देना चाहिए? नहीं, ब्रिटिश लोक सेवा को तटस्थता का परित्याग नहीं करना चाहिए। तटस्थता ब्रिटिश लोक सेवा की अद्वितीय विशेषता है, यही जो है मुख्य है। तटस्थता क्या है? ब्रिटिश लोक सेवा की अद्वितीय विशेषता है। दुनिया के जितने भी देश हैं, सारे देशों में जो राजनीतिक नीतियां होती हैं उनको लागू करने का जो साधन है, लागू करने का जो अभिकरण है, वह है लोक प्रशासक। और लगभग सारे देशों में क्या है, तटस्थता की समस्या है। लेकिन उन सारे देशों में ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जो अपनी लोक सेवकों की तटस्थता के लिए विश्वविख्यात है या दुनिया में अद्वितीय रूप में जाना जाता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस देश की लोक प्रशासक पूरीतः जो है तटस्थ है, तो वह है ब्रिटेन की लोक प्रशासक। ठीक। किसने भारत के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता प्रतिपादित की? किसने भारत के लिए प्रतिबद्ध प्रशासक
ऐसे प्रशासक हों जो तटस्थ नहीं बल्कि क्या हो, प्रतिबद्ध हो, सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध लोक प्रशासक की कल्पना करने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्रियों की श्रेणी में देखा जाए तो इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने तटस्थ लोक प्रशासक नहीं बल्कि प्रतिबद्ध, कैसे प्रतिबद्ध, जो सत्ता में जो सरकार के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हुई, अर्थात जो राजनीतिक दल सत्ता में हो उस राजनीतिक दल की नीतियों को प्रतिबद्ध तरीके से लोक प्रशासक क्या करे, उसको क्रियान्वित करे। तो प्रतिबद्ध लोकतंत्र की जो बात करती हैं वह है इंदिरा गांधी। ये अपवाद है, एक्सेप्शन केस है, बल्कि दुनिया के सारे देशों में यह समस्या है कि प्रतिबद्ध नहीं बल्कि एक तटस्थ लोक प्रशासक ही क्या कर सकता है, बेहतर सरकारी नीतियों को ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वित कर सकता है। प्रतिबद्ध लोगों में क्या होती है, ये सत्ता के प्रति वायस हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किन देशों में प्रतिबद्ध शासन तंत्र जो है, किन देशों में प्रतिबद्ध शासन तंत्र, लोक प्रशासन की प्रतिबद्धता किन देशों में पाई जाती है? तो ऐसे देश जो पूंजीवादी देश नहीं है बल्कि जो कम्युनिस्ट देश हैं, साम्यवादी देश हैं, पूंजीवादी देशों में नहीं बल्कि जो देश साम्यवादी विचारधारा पे जहाँ की सरकार चलती है उन देशों में प्रतिबद्ध लोकतंत्र, प्रतिबद्ध जो है नौकरशाही की कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया जाता है। कारण क्या होता है कि जो साम्यवादी देश हैं वो मार्क्सवादी विचारधाराओं को लागू करने के लिए जो उस देश की संसाधन होती है उस सारे देश के संसाधन पर उस सरकार का नियंत्रण होता है और उस संसाधन में उस देश के सभी नागरिकों को आर्थिक संसाधन पहुंचाने का लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें एक प्रतिबद्ध नौकरशाही की आवश्यकता होती है जो इस नीति को सही तरीके से क्रियान्वयन कर सके, वह लोक प्रशासक ही होता है। तो लोक प्रशासक एक ऐसा प्रशासक उनको चाहिए जो सरकार की नीतियों के साथ पूरी तरीके से क्या प्रतिबद्ध हो। ठीक है, तो यह साम्यवादी देशों में ही संभव है क्योंकि साम्यवादी देश अपने नागरिकों की संपूर्ण कल्याण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, इसलिए इस जिम्मेदारी को सही पूर्वक निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध लोक प्रशासक की उसे आवश्यकता होती है। वह होता है साम्यवादी देश। दुनिया में दो प्रकार के जो दुनिया के देश हैं वो दो विचारधाराओं में बटे हुए, एक पूंजीवादी विचारधारा के देश होते हैं, दूसरा साम्यवादी विचारधारा के देश होते हैं। साम्यवादी विचारधारा मार्क्स के विचारों पर आधारित है और जो पूंजीवादी देश हैं उदारवादी विचारधाराओं पर आधारित देश हैं। तो पूंजीवादी देश हैं वहाँ चूंकि प्रतिस्पर्धा है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, तो वहाँ एक तटस्थ लोक प्रशासक की आवश्यकता होती है, यहाँ तटस्थ लोक प्रशासक की आवश्यकता होगी। और जो भी साम्यवादी देश होंगे चूंकि सरकार इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जनता का भला करना, जनता का जो है सर्वंगीण विकास करने की जिम्मेदारी राज्य चूंकि अपने ऊपर ले रखी होती है, इसलिए उसे एक प्रतिबद्ध लोकशाही की आवश्यकता पड़ती है। तो यह है साम्यवादी देश। ऐसा कौन सा देश है जहां प्राचीन काल में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती है? ऐसा कौन सा देश है जहां प्राचीन काल में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती है? तो चीन एक ऐसा देश है जहां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती होती है। आज दुनिया के सारे देशों में लोक सेवकों की भर्ती को लेकर बहुत बड़ी समस्या है कि भर्ती कैसे किया जाए। तो अब धीरे धीरे जो मॉडर्निटी है, जो आधुनिकता इस बात को स्वीकार कर चुका है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से लोक सेवकों की जो भर्ती होती है वह काफ़ी निष्पक्ष होती है और ये बिल्कुल जो प्रशासक आएंगे तटस्थ पूर्वक आएंगे और इनसे जो है सरकारी की नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ की प्रारंभ करने का जो श्रेय है, सबसे पहले जो श्रेय है प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से लोक प्रशासकों की नियुक्ति का, वह है चीन। ठीक है, चीन है। ऐसा कौन सा देश है जहां लूट पद्धति के आधार पर भर्ती करने की लंबा इतिहास है? लूट पद्धति है कि एक्सप्लॉइट सिस्टम क्या है? अमेरिका एक ऐसा देश है जहां लोक प्रशासकों की भर्ती लूट पद्धति के आधार पर होती है। तो लूट पद्धति है क्या, पहले इसको समझ लीजिए। लूट पद्धति उसको कहते हैं जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में अपना स्थान पाता है तो वह क्या करता है कि पहले से जो लोक प्रशासक होते हैं उनकी छटनी करता है, उनको हटा देता है और अपने राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उन्हीं को लोक प्रशासक के रूप में नियुक्त कर देता है।
तो जो भी राजनीतिक दल जब भी सत्ता में आएगा वो ऐसा ही काम करेगा। तो इसी को एक्सप्लॉइट सिस्टम या लूट पद्धति कहती है। कोई पैमाना नहीं होता है, कोई क्राइटेरिया नहीं होती है, बल्कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में जाएगा और सत्ता में पहुंचते ही पुराने लोक प्रशासकों को हटा देगा और नए प्रशासक को अपने राजनीतिक विचारधाराओं से ग्रसित या उनके राजनीतिक दलों में जो शामिल लोग होते हैं उन्हीं को प्रशासक बना के अपना कार्य वो करते हैं। तो इसी को लूट पद्धति कहते हैं। ये पद्धति अमेरिका में प्रचलित थी और पेंडल्टन नियम के तहत जो 1883 में पेंडल्टन नियम आया, इसी नियम के तहत वहाँ एक्सप्लॉइट सिस्टम को खत्म कर दिया गया और बाद में वहाँ भी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से ही लोक प्रशासकों की नियुक्ति और भर्ती करने की प्रथा शुरुआत हो गई। लेकिन ये बहुत बार पूछता है कि लूट पद्धति की प्रथा जो है किस देश में प्रचलित रही है प्रशासकों की भर्ती करने के लिए, तो लूट पद्धति जो है अमेरिका में प्रचलित रही है। ठीक, इंग्लैंड, भारत और प्रसा में नहीं, इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होता है। आधुनिक समय में समुचित भर्ती प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय किस देश को है? समुचित भर्ती प्रणाली आधुनिक समय में प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह देश है प्रसा। प्रसा से ही भारत ने और अन्य विकसित देशों ने भी इस प्रथा को अपनाया कि जो है लोक प्रशासकों की भर्ती के लिए एक समुचित व्यवस्था, एक समुचित प्रणाली बनाया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए, प्रतियोगी परीक्षाएं कराया जाए जिसके माध्यम से उनकी भर्ती कराई जाए। यह है प्रसा। लोक सेवा के लिए आवश्यक सामान्य अर्हता, किसी भी लोक सेवक के लिए सामान्य अर्हता क्या है? कॉमन एबिलिटी क्या होती है? बिल्कुल साधारण सी योग्यता क्या है? तो सबसे पहले होता है कि वह उस देश का नागरिक होना चाहिए। लोक प्रशासक बनने के लिए आवश्यक शर्त है, बिल्कुल सारे देशों में यह प्रचलित है, जब तक आप उस देश के नागरिक नहीं होंगे तब तक आप लोक प्रशासक आप नहीं बन सकते हैं। ये कॉमन क्राइटेरिया। उसके बाद से प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, चाहे उनकी शैक्षिक योग्यता का निर्धारण होगा, ये बात की चीजें हैं। पहले तो सबसे पहले जरूरी होता है कि उस देश के नागरिक होना आवश्यक है, तभी आप लोक प्रशासक बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। निम्न से कौन सा गुण जो है संक्षिप्त उत्तर परीक्षा का नहीं है? संक्षिप्त उत्तर परीक्षा का नहीं है, कौन सा नहीं है? तो संक्षिप्त उत्तर परीक्षा के गुण होते हैं, हमको नहीं छांटना है। ठीक है, नहीं छांटना है। प्रश्नों की जांच निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होती है, बात सही है। यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हो तो वहां कोई बहस नहीं होता, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उन प्रश्नों की जांच हो जाती है। यह पद्धति पूर्ण रूप से व्यक्ति निरपेक्ष होता है, यह भी बात सही है। व्यक्ति किसी को अच्छा बुरा कह के नहीं उसका मूल्यांकन करेगा, बल्कि प्रश्न का उत्तर सही है तो सही है। ठीक, इस पद्धति में कंप्यूटर का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, यह भी बात सही है। इससे अभिव्यक्ति की शक्ति और चिंतन की स्पष्टता का पता लगता है, यही नहीं है। ठीक है, यही गलत है। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के उत्तर होते हैं जिसमें एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के अनुसार होते हैं, जो अभी आपको सॉल्व भी कराया जा रहा है, प्रश्न रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से सही और गलत का ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें आपकी चिंतन की और आपकी अभिव्यक्ति की जांच नहीं हो पाती है, बल्कि यह कम समय में वो व्यक्ति निरपेक्ष होकर बिना वायस की तरीके से इसकी मूल्यांकन हो सकता है कि आपके पास तथ्यों की सूचनाएं या सूचनाएं जो है आपके पास कितनी जानकारी है, इसकी जांच हो सकती है। लेकिन उसके संदर्भ में आपकी अभिव्यक्ति क्या है, किसी विषय के संदर्भ में गंभीर जानकारियां क्या है, किस तरीके के चिंतन रखते हैं, किस तरह की अभिव्यक्ति करते हैं, ये तो लिखित परीक्षाओं के माध्यम से या इंटरव्यू के माध्यम से ही पता चल पाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है इसका संक्षिप्त उत्तर परीक्षा का गुण नहीं है, तो यही है। इससे अभिव्यक्ति की पता और चिंतन की स्पष्ट पता नहीं लगाया जा सकता। लोक सेवा में अनुभव को अधिक महत्व दिया जाता है। लोक सेवा में अनुभव को अधिक महत्व दिया जाता है, कहां, किस देश में दिया जाता है? तो लोक सेवा में अनुभव को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाने वाला जो देश है वह है अमेरिका। इंग्लैंड में नहीं है, भारत में नहीं है, कहीं नहीं है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां लोक सेवकों की भर्ती करते समय अनुभव को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अनुभव ही ज्ञान है और अनुभव के आधार पर ही लोक प्रशासक अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखने वाला जो देश है वह है अमेरिका।
प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी भी लोक प्रशासक या सेवकों या कर्मचारियों को प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? तो उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए, कार्यकुशलता और दक्षता को बढ़ाना ही प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। योग्यता नहीं, विश्वास नहीं, निष्ठा नहीं, ये सब होता ही रहता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण की उसकी कौशलता और उसकी दक्षता को बढ़ा देना, यही प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सही है? प्रशिक्षण से सामान्य कर्मचारी ईमानदार कर्मचारी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशिक्षण से सामान्य कर्मचारी कुशल कर्मचारी बन जाता है। प्रशिक्षण से सामान्य कर्मचारी विद्वान कर्मचारी बन जाता है। प्रशिक्षण से सामान्य कर्मचारी साहसी कर्मचारी बन जाता है। तो प्रशिक्षण से सामान्य कर्मचारी जो है ईमानदार नहीं बनता है, बल्कि कुशल कर्मचारी बन जाता है। प्रशिक्षण से ही कर्मचारी की दक्षता को बढ़ाया जाता है। ईमानदारी या विद्वता या उसे साहस प्रशिक्षण से नहीं बनाया जाता है। प्रशिक्षण से कार्य करने की जो दक्षता है, जो क्षमता है, जो कुशलता है, उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रशिक्षण से सामान्य कर्मचारी की कुशल कर्मचारी बनाया जाता है, यही इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण का विधि नहीं है? प्रशिक्षण का विधि नहीं है। प्रशिक्षण का विधि नहीं है तो सामूहिक प्रशिक्षण होता है, कार्य पर निर्देश होता है, लिखित परिपत्र होता है, दार्शनिक विधि नहीं होता है। प्रशिक्षण का जो दार्शनिक विधि है नहीं है। दार्शनिक विधि मतलब चिंतन करना, और प्रशिक्षण में चिंतन करने की वो नहीं डाला जाता, वो तो कार्यदक्षता को बढ़ाना रहता है। तो दार्शनिक विधि जो है प्रशिक्षण की विधि नहीं है, ये इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा औपचारिक प्रशिक्षण का भाग नहीं है? औपचारिक प्रशिक्षण का भाग नहीं है। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण है, अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण, अभिनवकरण प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो अनुभव पर आधारित जो प्रशिक्षण है यह जो औपचारिक प्रशिक्षण के अंतर्गत नहीं आता। जो आप अनुभव है जो सीख चुके हैं वह अनौपचारिक हो जाता है। औपचारिक एक फॉर्मल होता है जो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में सिखाया जाता है। तो ये नहीं, अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण को औपचारिक प्रशिक्षण के भाग नहीं माना जाता है। प्रशिक्षक कौन होना चाहिए? किस व्यक्ति को प्रशिक्षक बनाया जाना चाहिए? यह है अनुभवी प्रशासक। अनुभवी प्रशासक के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, यही इसका आंसर होगा। प्रशिक्षक बनाने के लिए जरूरी है कि उसे अनुभव हो, काफी अनुभव हो, और साथ ही साथ उसे ज्ञान और विश्वविद्यालय प्रोफेसर, विद्वान हो लोग होते हैं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। और चूंकि व्यवस्थाओं को समझने बूझने की इनके अंदर एबिलिटी क्षमता होती है, इसलिए जो अनुभवी प्रशासक और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इन्हीं को जो है प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं उसमें 40% जो विश्वविद्यालय के बहुत A1 ग्रेड के जो प्रोफेसर होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और आईएएस का जो नंबर 1 व्यक्ति होते हैं उनको भी उन प्रशासकों को भी उस बोर्ड में रखा जाता है, ताकि वो क्या करें, सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे तो अच्छे व्यक्तियों की पहचान करके उनकी नियुक्ति करेंगे। तो ये प्रशिक्षकों का होना ये जरूरी है कि अनुभवी प्रशासक हो और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हो, यही इसका आंसर होगा। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण प्राप्त होता है जिसे कहते हैं, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षण के साथ प्रशिक्षण होता है, इसको कहा जाता है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। क्योंकि स्कूल और कॉलेज वह जगह होते हैं जहां पाठ्यक्रम और किताबों का जो आपके सिलेबस में निर्धारित होते हैं उसका ज्ञान कराया जाता है। इसके पूर्व यदि प्रशासकों की कुछ प्रशिक्षण दी जाती है तो इसे प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण मान लिया जाता है। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। पदोन्नति से तात्पर्य, पदोन्नति से क्या तात्पर्य है? कर्मचारियों के वेतन की वार्षिक वृद्धि, निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी पदों का उन्नत होना, ही क्या कहा जाता है? पदोन्नति। पदोन्नति मतलब जिस पद पे है उस पद से ऊपर के पद को प्राप्त करना ही पदोन्नति कहा जाता है। तो निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के पद पर जब आप जाते हैं तो उसे पदोन्नति की श्रेणी में रखा जाता है। निम्न में से कौन सा वरिष्ठता सिद्धांत का गुण नहीं है? वरिष्ठता सिद्धांत का गुण, वरिष्ठता सिद्धांत का गुण वहां अपनाया जाता है जब पदोन्नति की जाती है। लंबे समय तक सेवाकाल करने वाले व्यक्ति को कार्य का जब अनुभव हो जाता है तो उस अनुभव व्यक्ति को अपने ऊपर के पद पे बैठा दिया जाता है ताकि वह और कार्य को उत्साहपूर्वक करता रहे।
और इससे क्या होता है, इस सिद्धांत का गुण नहीं है, इस सिद्धांत का बहुत सारे गुण हैं, ठीक है, और गुण नहीं हमको उसको पहचाना है। तो ये व्यक्ति निरपेक्षता, तो ये गुण उसका ही है। राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त ये भी होता है। स्वचालित भी होता है। प्रतियोगिता या प्रोत्साहन की भावना का लोप, यही जो है नहीं होता, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि वरिष्ठता के सिद्धांत से पदोन्नति यदि तय की जाती है तो इसमें अपने आप पदोन्नति होने की संभावना रहती है, किसी राजनीतिक पहुंच की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही आप वरिष्ठ बनेंगे तो आपकी पदोन्नति होना ही होना है, तो स्वतः ही हो जाता है। राजनीतिक रूप से या किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप की इसमें जरूरत नहीं, जग जुगाड़ लगा कर आपको पदोन्नति नहीं होना, बल्कि जैसे ही वरिष्ठ आप बनेंगे आपकी पदोन्नति होनी है। ये व्यक्ति निरपेक्ष भी है, कोई चाहे न चाहे आप वरिष्ठ होंगे तो आपको पदोन्नति मिलेगी ही मिलेगी। तो इसमें प्रतियोगिता प्रोत्साहन की भावना का लोप है, यही इसका आंसर होगा। कर्मचारियों की योग्यता आंकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि काम में नहीं लाई जाती है? कर्मचारियों की योग्यता को नापने के लिए कौन सी विधि नहीं प्रयोग में लाई जाती है? तो प्रतियोगी परीक्षाएं योग्यता को मापने का एक वर्तमान जो आधार है, यह प्रतियोगी परीक्षाएं ही है। पदोन्नति मंडल द्वारा व्यक्तिगत निर्णय यह भी होता है। सेवा अभिलेख ये भी होता है, आपका रिकॉर्ड देखा जाता है। मान लीजिए किसी कार्य को आप कर रहे हैं तो एक लंबे समय तक आपके रिकॉर्ड को चेक किया जाता है कि आपका जो कार्य है वह सत्यनिष्ठा है, कि ईमानदारीपूर्ण है, कि सद्भावनापूर्ण है, कि दुर्भावना से ग्रसित है, कि वायस से ग्रसित है, कि ये लूटपाट करने वाले, तमाम आपके रिकॉर्ड से ये पता चल जाते हैं। तो ये सब चीजें होती है। लूट प्रथा यही नहीं होता है, यही इसका आंसर होगा। तो कर्मचारियों की योग्यता निर्धारित करने की जो लूट व्यवस्था है, यह जो है किसी व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण का आधार नहीं होता है। इन 20 प्रश्नों के साथ हमारे प्रश्न के उत्तर देने का जो क्रम है समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में कुछ खास प्रश्नों के साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।